आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। शुरुआत हुई एक ऐसे जंग की जहां सारी दुनिया ने मिलकर एक साथ होकर मानवता को बचाने के लिए शुरू किया। जहां देश एक तरफ कोरोना पेंडेमिक से लड़ रहा था, वहीं दूसरी ओर इकोनॉमिक क्राइसिस ने बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर रखी थी। चलिए बात करते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस की। तो 2008 में द फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, 2000 में टेक बबल आया था और 1929 में द ग्रेट डिप्रेशन आज तक का सबसे लॉन्गेस्ट चला हुआ रिसेशन था, जिसमें कई लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी और कई वर्षों तक वो सब जॉबलेस रहे। आज तक का सबसे बुरा देखा गया रिसेशन 1929 में आया था। चलिए आज हम देखेंगे कि ये जो सिचुएशन कोरोना पेंडेमिक ने अभी क्रिएट करी है, ये आज तक के जितने भी आए रिसेशन से सबसे बुरी है। क्या इससे हमारी इकॉनमी को सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है? क्या हमारी इकॉनमी, हमारी जीडीपी आज तक के रिकॉर्ड ब्रेकिंग जीडीपी जो आज तक हमने नोट किया है उससे लोवेस्ट जाने वाला है? आज तक भारत में कभी भी नेगेटिव जीडीपी नहीं गया है। क्या ये जो पेंडेमिक है ये भारत के जीडीपी को नेगेटिव में लेकर जाएगा? हम देखेंगे कि क्या कोरोना पेंडेमिक आज तक का भारत में सबसे बुरा रिसेशन लेकर आएगा। हम ये भी देखेंगे कि क्या भारत सरकार ने इस रिसेशन को, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं। कोरोना पेंडेमिक के दौरान स्टॉक मार्केट में भी कई रिकॉर्ड्स बने और टूटे हैं। वहीं 16 जनवरी को स्टॉक मार्केट 42,000 पे बंद हुआ था और उसके ठीक 2 महीने बाद अगर आप 23 मार्च के अराउंड देखें तो स्टॉक मार्केट 26,000 में बंद हुआ है, जो कि 38% का डाउनफॉल था। हाल ही के दिनों में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट में दोबारा से उछाल आया है और उसने 32% का ग्रोथ हासिल किया है और ये जो यू टर्न स्टॉक मार्केट ने लिया है वो भी आज तक का सबसे ज़्यादा देखा गया उछाल है स्टॉक मार्केट में। पिछले तीनों रिसेशन से अगर कोरोना पेंडेमिक को कंपेयर करें तो ये फैक्ट सामने आएंगे। पीक अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यहाँ अगर हम इंडिया और यूएस को कंपेयर करें तो 2008 के रिसेशन में इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.63% था, जबकि यूएस का 9.63% था। वहीं 2000 में जब टेक बबल आया था तो इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.72% था, जबकि यूएस का 6% था। इसका मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट मैक्सिमम 9% था। वहीं 1929 की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूएस का 24.9% था। चलिए अब बात करते हैं रिसेशन की। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रिसेशन किसे कहते हैं। अगर किसी भी कंट्री की जीडीपी लगातार 2 सक्सेसिव क्वार्टर्स में नेगेटिव हो जाए तो उस सिचुएशन को रिसेशन कहते हैं। अब जनवरी से मार्च का क्वार्टर तो पहले से ही नेगेटिव जा चुका है, वहीं आने वाले क्वार्टर के भी बहुत बुरे हाल हैं और वो करंट से भी ज़्यादा नेगेटिव जाने के चांसेस हैं। इंडिया का जीडीपी 20 से 25% गिर सकता है। चलिए अब जीडीपी को कंपेयर करते हैं पुराने रिसेशन के साथ। 2008 में जब रिसेशन आया था तो इंडिया का जीडीपी 3.9% था, जबकि यूएस का नेगेटिव 2.5%। वहीं 2000 में जब टेक बबल आया था तो इंडिया का जीडीपी 3.8% था, जबकि यूएस का 1%। इसका मतलब ये है कि आज तक भारत में नेगेटिव ग्रोथ कभी नहीं हुई। वहीं 1929 में अमेरिका का जीडीपी -15% था। इससे ये बात सामने आती है कि करंट सिचुएशन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें भारत के जीडीपी की तो फाइनेंशियल ईयर 2020 के लास्ट क्वार्टर तक आते आते भारत का जीडीपी 3.1% हो गया, जो कि बहुत लोवेस्ट है। वहीं एक एसबीआई की रिसर्च के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 के फर्स्ट क्वार्टर तक आते आते भारत के जीडीपी में 40% का और गिरावट होने वाला है। यही अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की तो भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.7% था, जो कि अप्रैल तक आते आते 22% हो गया और मई में यही अनएम्प्लॉयमेंट रेट 23.5% हो गया है। तो मुझे आशा है कि ये आगे इससे नीचे नहीं होगा, क्योंकि जून में लॉकडाउन खोल दिया गया है तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है अब घटना चाहिए। एक अनुमान के अनुसार भारत में लॉकडाउन की वजह से 1 करोड़ 40 लाख लोगों को नौकरियां खोनी पड़ी।
वहीं कईयों की सैलरीज में कटौती भी हुई है। लॉकडाउन के शुरुआती 21 दिन में ही भारत की अर्थव्यवस्था को प्रतिदिन 32,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं एक अनुमान के अनुसार लॉकडाउन ने भारत के 53% बिजनेस को इफेक्ट किया है। लॉकडाउन की वजह से सप्लाई चेन पे भी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आया है और देश भर में ज़रूरत की चीज़ों को पहुंचाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई है। यहाँ इस बात पे भी ध्यान दिया गया है कि देश के लोअर क्लास के वर्कर्स लाइक मजदूर जो प्रतिदिन आय पर काम करते हैं और जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उन्हें लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। किसानों और कई अन्य वर्गों पे भी इसका प्रभाव देखा गया है। कई बड़ी कंपनीज लाइक अल्ट्राटेक, एल&टी, आदित्य बिरला ग्रुप, इन सब ने अपने एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ में कमी करी और कईयों की सैलरीज में भी कटौती करी गई। वहीं जो बिजनेस अभी शुरू हो रहे थे, उन्हें फाइनेंशियल फंडिंग में गिरावट के कारण कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब भारत देश ने इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कई आर्थिक पैकेजेस की घोषणा करना शुरू की, जिसमें 26 मार्च को भारत ने 170 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज की घोषणा की। वहीं उसी के अगले दिन आरबीआई ने भारत की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए 374 करोड़ रुपीस के पैकेज की घोषणा की। विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए भारत को समर्थन की मंजूरी दी और 17 अप्रैल को आरबीआई गवर्नर ने महामारी के आर्थिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए कई सारे पैकेजेस की घोषणा की, जिसमें नाबार्ड, एसआईडीबीआई और एनएचबी को 50,000 करोड़ विशेष वित्त शामिल है। 18 अप्रैल को महामारी के दौरान भारतीय कंपनियों को बचाने के लिए सरकार ने भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति को भी बदल दिया। रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख ने घोषणा की कि भारत को महंगा रक्षा आयात कम करना चाहिए और घरेलू उत्पादन को मौका देना चाहिए। 12 मई को वहीं भारत के प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत पे जोर देते हुए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की और इस घोषणा के अगले 5 दिनों तक वित्त मंत्री इसके विवरण की घोषणा करते रहे। वहीं पिछले वर्ष की तुलना में भारत के 45% से ज़्यादा परिवारों की इनकम में गिरावट दर्ज की गई है। यही अगर हम बात करें ओला कैब्स की, तो मार्च अप्रैल में आते आते ओला कैब का रिजर्व 95% गिर चुका था, जिसके परिणाम स्वरूप 1400 एम्प्लॉयज़ को निकाला गया। यह अनुमान है कि पर्यटन उद्योग को नुकसान अकेले मार्च और अप्रैल के लिए 15,000 करोड़ होगा। लाइव इवेंट इंडस्ट्री में 3,000 करोड़ का अनुमानित नुकसान देखा गया है। चलिए अब आगे देखते हैं कि वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्हें कोरोना पैंडेमिक से मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। नंबर 1 पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लॉकडाउन से बहुत नुकसान हुआ क्योंकि लॉकडाउन के दौरान उनका सप्लाई चेन और कच्चे माल की आपूर्ति नहीं हो पाई। वहीं ऑटो सेक्टर में मांग की कमी, विदेशी मंदी और आय के स्तर में गिरावट के कारण चुनौतियों का सामना करना जारी रहा। नंबर 3 पे है एयरलाइन और पर्यटन उद्योग। एयरलाइन और पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जहां अगले 12 महीनों में लोग बहुत आवश्यक यात्रा के अलावा अवकाश के लिए यात्रा नहीं करेंगे। वहीं शॉपिंग और नॉन फूड रिटेल, ये इंडस्ट्री इस 12 महीने की अवधि को बहुत चुनौतीपूर्ण पाएंगे। बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन व्यवसाय आमतौर पर प्रॉफिटेबल होता है और इसलिए उच्च ब्याज भुगतान और बिक्री की कमी की दोहरी चुनौतियों का सामना करेंगे। वहीं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में तो कोई वर्क फ्रॉम होम भी नहीं कर सकता, तो इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान होने की आशंका है। वहीं फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मॉल्स आदि पे भी कोरोना पैंडेमिक का प्रभाव देखा गया है। अगर हम देखें तो कई ऐसी इंडस्ट्रीज़ भी हैं जिन्हें कोरोना पैंडेमिक से लाभ हुआ है। नंबर 1, डिजिटल और इंटरनेट अर्थव्यवस्था। ऑनलाइन आधारित उत्पादों और सेवाओं की कंपनी को नए खरीदार मिले। ऑनलाइन शिक्षा के साथ साथ ऑनलाइन कौशल विकास से जुड़ी कंपनियों को भी ग्रोथ मिला है। एफएमसीजी और रिटेल को अत्यधिक लाभ हुआ। निरंतर भय के साथ खाद्य आधारित खुदरा श्रृंखलाएं और कम खपत की मांग को पूरा करने वाली कंपनियां विजेता के रूप में सामने आएंगी। विशेष रसायन, कीटनाशक दवाओं और उनकी बढ़ती मांग के कारण रसायन में काम करने वाले फर्मों में उछाल देखा जाएगा। वहीं फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी ज़बरदस्त ग्रोथ देखी गई है।
नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन प्राइम एंड ऑनलाइन गेमिंग को भी बहुत ग्रोथ मिला है। सारी दुनिया जहां एक तरफ महामारी से लड़ रही थी, महामारी से परेशान थी, इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रही थी, वहीं चाइना ने एक तरफ अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे जोर देते हुए अपना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाया। उन्होंने फेस मास्क बनाना शुरू किए, पीपीई किट्स बनाना शुरू किए, टेस्टिंग किट्स बनाना शुरू किए और ऊंचे दरों में इन चीज़ों को उन्होंने बाकी देशों को बेचा। चलिए इस वीडियो के अंत तक आते आते मैं आप सबसे ये जानना चाहूँगा, आप सबसे ये राय लेना चाहूँगा कि क्या ये पेंडेमिक चाइना की एक चाल है कि सारी दुनिया में इस कोरोना वायरस को फैलाने के बाद वो अपने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रहा है, अपनी बिजनेस को एक्सपैंड कर रहा है। और मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी राय कमेंट ज़रूर देंगे और इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद, बने रहिए आगे भी हमारे साथ। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।